आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने पारंपरिक तरीके से जो खबरें प्रस्तुत करते हैं वो नहीं कर रहे हैं। आज हम विश्लेषण एक अलग अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे देश में हम देख रहे हैं कैसे मस्जिदों के खिलाफ बातें उठ रही हैं। कई जगहों पर ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि जो मदरसे हैं वहां पर मदरसे गैर कानूनी तरीके से बनाए जा रहे हैं। मदरसों को असम में हमने ढहाते हुए देखा है, जो कि न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों के पंजीकरण की बात कही तो उसे लेकर भी एक अलग कवायद शुरू हो गई। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं देश के कई हिस्सों में सर तन से जुदा करने के नारे लगाए जा रहे हैं और उसे लेकर पूरे देश में एक अलग माहौल को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि कई ऐसे शख्स हैं जो भले ही इस्लाम कबूल करने वाले हों, जो कि मुसलमान हों, लेकिन अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उसके बाद उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का जोर बनाया जा रहा है और उसके साथ साथ धोखा दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे देश में अचानक से कुछ एक सक्रिय तबके ऐसे खड़े हो गए हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं, जिनकी वजह से पूरे के पूरे अल्पसंख्यक समुदाय पर सवालिया निशान खड़ा करने का मौका कई दूसरे तबकों को मिल जाता है। क्या यह वास्तविकता होनी चाहिए? क्या हमारे देश की तासीर ऐसी होनी चाहिए? इस पर आज हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे जाने माने लेखक तारिक फतेह साहब, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा से। तारिक फतेह साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपसे हम चर्चा करें, उसके साथ साथ हमारे साथ 2-3 और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके बारे में भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ लोगों की बातों को दिखाना चाहते हैं ताकि हम इस बात को सामने एक परिप्रेक्ष्य में रख सकें और चर्चा को आगे बढ़ा सकें। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एस.टी. हसन साहब, माफ कीजिएगा, एस.टी. हसन साहब हैं। उनका कहना है कि कई मदरसों पर जानबूझकर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इल्जाम साबित नहीं होते हैं और ये इल्जाम मदरसों पर इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मदरसों को लेकर एक पूर्वाग्रह है योगी सरकार के पास और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पास। कुछ इसी तरह की बातें एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं। उनका भी कहना है कि देश के मदरसों पर जानबूझकर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में शायद उनके लिए जगह नहीं है। पहले उनकी बातें सुनिए। तारिक फतेह साहब से तो बात करेंगी, उसके साथ साथ 2 और इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और तफसील से बात होगी, चर्चा होगी कि क्या हमारे देश में जानबूझकर एक ऐसे तबके को तैयार करने की कोशिश की जा रही है अल्पसंख्यक समुदाय के बीच, जो कि अपने आप को इस देश का हिस्सा न मानता हुआ दिखाई दे। सबसे पहले बात है, मदरसों के अंदर इल्जामात बहुत लगे मदरसों के ऊपर, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं हो सका कि मदरसों के अंदर कोई आतंकवादी पल्ले हो या आतंकवादी गतिविधि हो रही हो। निहायत ही शरीफ लोग होते हैं। मदरसों का सर्वे हो, लेकिन उसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। आपके कल एक ऑर्डर, आप इस सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद, आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकॉग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूंगा ये छोटा एनआरसी है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, देश में मोदी की सरकार, ये जोड़ी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रही है। विपक्ष घबरा गया है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष बार बार इस तरह की बातों को सामने रख रहा है और जानबूझकर एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो देश की सामूहिक सोच से बिल्कुल अलग हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी अल्पसंख्यक समाज के लिए जो मोदी जी का सपना था कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कुरान का कंप्यूटर हो, यानी शिक्षा भी हो और हमारे जो धार्मिक रिचुअल्स है वो भी फॉलो हो, उस दिशा में योगी जी काम कर रहे हैं। और मुसलमानों के अंदर, युवाओं के अंदर, प्रदेश के आम जन के अंदर एक जो विश्वास की भावना मोदी नेतृत्व पे और योगी नेतृत्व पे है, तो विपक्ष इस बात से घबरा गया है।
विपक्ष घबरा गया, क्या यही वास्तविकता है? हमारे साथ मशहूर पत्रकार तारिक फतेह साहब मौजूद हैं, अतिकुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और असगर शाम साहब जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन खास करके अल्पसंख्यकों मामलों पर बहुत मुखर रहते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फतेह साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। मदरसों का पंजीकरण होना चाहिए। मदरसों में आतंकवादी गतिविधियों के लिप्त होने की बात सामने निकल कर आती है तो असम में मदरसे तोड़े जाते हैं, 4 मदरसे तोड़े जा चुके हैं बीते 15 दिनों के भीतर। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में मदरसों के साथ ये क्या हो रहा है? देखिए, एक तो ये क्लैरिफाई करते हैं, मदरसा जस्ट अनदर वर्ड फॉर स्कूल, अरबी वर्ड को यूज करके रिलीजियस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों को हक है बनाने का, ये इंडिया है, लेकिन मुझे आज नहीं समझ आए बाकी में ये जमीन पे बिठ चौंकड़ी मार के करके झूम झूम के क्या चीज है पढ़ाई जा रही है। भी क्या हूँ कुरान पढ़ने सीखा वहां के अंदर, लेकिन जो ये इम्प्रेशन है कि वहाँ के बच्चे पढ़े हुए वो इंटीग्रेट नहीं होते के अंदर, या उनका रास्ता खाली है मस्जिद का मौलवी बनने का है, या वो एक हिंदुस्तान जैसे के अंदर तो ये नहीं बताया जाता या काफिर या इस किस्म के अल्फाज जो है आप ना करें नॉन मुस्लिम्स के बारे में। कि हमारी काफ़ी शरीयत के अंदर बड़े ओपन अंदाज नॉन मुस्लिम्स को टारगेट हिंदुस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर आप खास ख्याल रखना पड़ेगा। अथॉरिटी आप मेन स्ट्रीम कम्युनिटी कुफर का इल्ज़ाम, खुदपरस का इल्ज़ाम शरिया के ये आप सब करेंगे तो आपके बैकलैश होगा। जब सड़कों पे नारे लगाएं से खुदा, उनका रूट कहीं तो होगा, कहीं से तो ये शायद कि सरतन तो जुम्मे की नमाज दुआ मांगते हैं कि मानों को कौमुल काफरीन पे पाकिस्तान में तो चल वहाँ को है ही नहीं का। यहाँ हिंदुस्तान आप 50-60 हज़ार मजदूर दुआ मांगेंगे, कोई तो दिल दुखेगा। आप हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान है, उसने पनाह दी सदियों से जमीन पे। आप बजाय इसके के अप्रिशिएट करें वो वही मुगली तैमूर नाम रख दिया बच्चे का, फ्यूचर के लिए भैया अंबेडकर साहब के का जो इंटेंशन था जी पूरा हो। बिल्कुल। अतिकुर रहमान साहब, आपने अभी तारिक फतेह साहब को सुना, ये बताइए कि किसने अभी तक कोई अवरोध लगाया है मदरसों में किसी भी तरह के इल्म को लेकर? अगर मदरसों में साइंटिफिक स्टडी को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, वहाँ पर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट साइंसेस को पढ़ाने की बात की जाती है, उसे मुख्य धारा में लाने की बात की जाती है, तो क्या ये गलत है? अगर मदरसों को पंजीकृत करने की कोशिश की जाती है, सरकार उस पर निगरानी रखना चाहती है, तो क्या ये गलत है? जी अजय भाई, जो तारिक फतेह साहब ने कहा बहुत टूटी हुई आवाज़ मेरे पास इंटरप्ट होकर आ रही थी, क्योंकि लेकिन मैं बहुत सारी डिबेट्स कर चुका हूं तारिक फतेह साहब के साथ। मैं जानता हूं उनका अंदाज, उनका रुख मदरसों को लेके क्या है, और बहुत सारी बातों से मैं एग्री भी करूंगा। देखिए, हमारे समाज को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंट्रोस्पेक्शन की। हमने पास्ट में जो कुछ भी गलतियां की है उनको सुधारने की भी ज़रूरत है, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं। तारिक फतेह साहब जो इल्ज़ामात लगाते हैं ऑर्थोडॉक्स मुसलमानों पर, उलमाओं पर, मौलवियों पर, मुल्लाओं पर, कि जुमे के दिन वो काफिरों के अगेंस्ट में बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं खारिज भी कर चुका हूं उनकी इन बातों को। आजकल हमारे मस्जिदों के अंदर ऐसी बातें नहीं होती हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब ये बातें हुआ करती थी, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, अपने उलमाओं को समझाने की कोशिश की, साइंटिफिक टेम्परामेंट आया, बहुत सारे मुसलमान आज एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। ये बात अलग है कि अगर हम यूपीएससी क्रैक करते हैं तो हमको इल्ज़ाम दिया जाता है कि यूपीएससी जिहाद हम कर रहे हैं। अजय भाई, इस बहस को हम बहुत अच्छी तरह सार्थक बना सकते हैं। आपने जो
कहा कि अगर कोई सरकार, यूपी गवर्नमेंट, आसाम की गवर्नमेंट अगर मॉडर्नाइज करना चाह रही है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारा योगदान उनके साथ रहना चाहिए। 3 साल से अजय भाई हम सुनते आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की बात, 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि फंडिंग की जाएगी मदरसों की, उनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाएगा। मैं आपको 30 साल पीछे लेके जाना चाहूंगा, बल्कि मैं आपको 50 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जहां पर हमारे अंजुमन इस्लाम मुंबई के अंदर जो बहुत बड़ा इदारा है मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, इन्होंने और दलवाई साहब, तारिक फतेह साहब जानते होंगे, उस फैमिली ने बहुत कोशिश की, हमने बाकायदा लड़ाई लड़ी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के साथ में। रहमान साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन रहमान साहब जो बड़ी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, देखिए आप जिस बात को कह रहे हैं वो सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जुमे की नमाज पर और उसके बाद जो तकरीर होती है उस तकरीर में कोई इन्फ्लेमेटरी बातें नहीं होती हैं। मैं आपको ऐसे कम से कम 100 मामले दिखा सकता हूं जिसमें ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करती हैं बल्कि समाज को तार तार करती हैं और तोड़ती हैं। और ये हम आज़ाद हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, 75 साल की आज़ादी के बाद। यहाँ पर पाकिस्तान का कोई साया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग जो तकरीर करते हैं ये पाकिस्तान के रहनुमा हैं जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। तकलीफ यहां होती है साहब। अजय भाई, जो 100 चीजों का आप 100 एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि उसमें से 99 जो हैं वो पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल इस्लाम की अगर बात करें तो हमारी जंग उस पॉलिटिकल इस्लाम के साथ हमेशा रही है और अब भी हम पूरी तरह से इस कोशिश में है कि ऐसे तत्वों को हम अपने समाज से खत्म करें। ये कोशिश के अंदर सरकार हमारी मदद करेगी, आप मीडिया हमारी मदद करेगी, तारिक फतेह साहब हमारी मदद करेंगे। अरे अगर कोई ऑर्थोडॉक्स उल्मा अगर कुफ्फार और काफिर के नाम पे मुसलमानों को भटकाने की कोशिश कर रहा है तारिक फतेह जी, तो आप क्यों नहीं उनको कुरान की सही बात बताने में कामयाब हो रहे हैं? आपने कभी ये नेगेटिव जो आप बातें करते हैं पॉजिटिविटी में आपने इसको तब्दील करने की कोशिश की? चलिए, फतेह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, क्षमा चाहता हूं रोक रहा हूं आपको। तारिक फतेह साहब आपका जवाब दें। फतेह साहब, मेरी पूरी जिंदगी इसी में गुजरी है। मैंने जी टीवी पे भी कोई 6-7 महीने फतवा एक प्रोग्राम किया जिससे मुसलमान आते थे और वे आलिम दीन भी थे, ऐसे भी थे जो नास्तिक थे, वो थे, खवातीन भी थी, लेकिन इंटेंशन की सही है, उनकी हिंदुस्तानी है सब, लेकिन इतना आसान है बनाने के लिए हमारी इनोसेंस समझी उस फ्लो में आ जाती है। उम्मत जो है वो ज्यादा नादानी में भी मैं कह रहा कि सारे मुसलमान को इंडिया है, एक उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है और एक जो हमें बताया जाता है कि कहानी में रिवायत थी, टर्किश कैलिफेट था, एम्पायर था, हम आज के दौर में नजर ही कहीं नहीं आता। इसके अंदर उस स्पेक्ट्रम में हमें ये लगता है कि शायद हमारे साथ हो रही है। बड़ी खुली बहस में 6 महीने तक वो प्रोग्राम चला। आज भी मेक अ ग्रेट एफर्ट ये हिंदुस्तान पाकिस्तान मानव को ये पता होना चाहिए कि हमारे सहाबा के शहर के लोगों को सिंध के राजा दानिश फातिमाई डायनेस्टी आगे वे लोग बेचारे जो आए कहीं जगह नहीं मिली, वो दाऊदी बोरा आज कहते हैं, सैयदना उनके हिंदुस्तान के पहली मस्जिद बना पड़ी हिंदुओं के एहसान। तारिक साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। इस बीच हम बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम तुरंत दुरुस्त करके आपके पास तुरंत पहुंच रहे हैं। हो सकता है एक दूसरी फोन लाइन पर आपको लेना पड़े क्योंकि स्काइप से आपकी जो आवाज़ आ रही है वो बहुत अलग तरीके से गूंज के आ रही है। हम इसको तुरंत दुरुस्त करा रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। लेकिन मैं अब ज़रा, चूँकि हमें राजनीतिक और राजनीतिकीकरण की बात कर रहे हैं इस्लाम की, तो इस पर मैं एक ये कोट दिखाना चाहता हूँ। ये अनिमुल्लाह इस्लाम साहब हैं, विधायक हैं AIUDF के।
इनकी बात को सुनिए, इनकी तकरीर को सुनिए, फिर मैं असगर खान साहब आपके पास आ रहा हूं। हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो जितना गवर्नमेंट मदरसा था बंद कर दिया कुछ बहाना लेके, अभी प्राइवेट मदरसा के ऊपर भी बुलडोजर चलना शुरू कर दिया। ये कैसा एक सिस्टम है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। कभी डीयू में माओइस्ट पकड़ा गया तो डीयू डेमोलिश कर दोगे क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी डेमोलिश करोगे क्या? जामिया में कभी कोई किसी एक्सट्रीमिस्ट पकड़ा गया तो जामिया बर्बाद कर दोगे क्या? कल सीएमओ ऑफिस में या कुछ असेंबली में कोई पैसा खाते हुए पकड़ा गया तो उसको डेमोलिश करोगे क्या? यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है। हमारा स्टेट में रूल ऑफ लॉ बंद हो गया। अभी डिक्टेटरशिप, हिटलर जैसा कारोबार यहाँ चल रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से इस्लाम के नाम पर राजनीति भी बड़े पैमाने पर हो रही है। लेकिन चूंकि हमने अभी बात की थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में मदरसों के पंजीकरण को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री, अभी ताज़ा उनका बयान आया है, एक बार आपको ये दिखाते हैं, उसका चर्चा आगे बढ़ाते हैं। असगर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये केवल एक आंकड़ा जुटाने के लिए है कि ऐसे कितने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ छात्रों को क्या सुविधा मिल रही है, इंफ्रा कैसा है, पेयजल कैसा है, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी ले आती है तो उससे उन छात्रों को भी फायदा हो। हमारे एक एक छात्रों का विकास सुनिश्चित करना ये योगी सरकार की प्राथमिकता है और हम सबके साथ मिलके, सबके प्रयास से, सबके विश्वास से अपने समाज को आगे ले जाएंगे। तो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद ने क्या बातें सामने रखी हैं, दानिश अंसारी ने क्या बातें रखी हैं, अभी आपके सामने रखा। असगर खान साहब, अब बताइए पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या आज राजनीतिकीकरण के तहत इस्लाम का इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है ताकि इस्लाम खुद ही बदनाम हो जाए? देखिए अजय भाई, अभी जो दानिश साहब फरमा रहे थे जी, उन्होंने खुद ही कहा, चाहे आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं, कि अभी सरकार कुछ उनकी मदद करने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग बना सकती है। कोई प्लानिंग है नहीं, आप चाहे तो अभी रिमाइंड करके सुन लें। आप कुछ मदद करने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग बना सकती है, उसके लिए सर्वे करा रहे हैं। ये सब जो है हवा में है, एवरीथिंग इज इन द एयर। मैं जहाँ तक सवाल इनका है फतेह साहब का, फतेह साहब जो भी बात कह रहे हैं, पहले तो इनकी बात आज इन्हीं की तरफ से समझ में नहीं आई, जैसे ये इंसानी शख्सियत मेरी समझ में नहीं आई, आज इनकी आवाज़ भी समझ में नहीं आई। लेकिन ये कि अंदाजे से मैं बता सकता हूँ कि वो अंदाज़ा है कि जो इन्होंने कहा है, जिस मस्जिदों की और दुआओं की बात कर रहे हैं वो इनकी अपनी ज़ाती मस्जिदें होंगी। ये क्या है, हम इनकी बात करना भी नहीं चाहते, ये पाकिस्तान के भेजे हुए एजेंट हैं, हमारे और आपके बीच नाराज़गी पैदा करके। देखिए अजय भाई, अगर हम और आप नाराज़ होंगे तो होगा क्या? ले दे के नफरत पैदा होगी, फसाद होंगे, खराबियां होंगी, मुल्क का नुकसान। मैं जरा इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा असगर खान साहब की, देखिए ये कहना किसी के बारे में कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, ये बिल्कुल वाजिब बात नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, बट इस तरह की भाषा का आप भारत 24 पे इस्तेमाल ना करें, मेरा आग्रह है आपसे, विनम्र आग्रह। जी प्लीज। नहीं नहीं, ठीक है आपकी बात, ये तो मेरा अपना जाती ख्याल है, या तो ये एजेंट है या भगोड़े हैं वहां के। भाई हम पाकिस्तानियों की बात क्यों करें, हम अपनी बात करें। इस मुल्क में कम है, आपने बनाया पाकिस्तान है, उनको बुलाइए जो सही लोग हैं। हमें पाकिस्तानियों से हमारी बात आप क्यों करा रहे हैं? हम न अफगानिस्तानियों से करना चाहते, हमने अपने मुल्क के लिए कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अजय भाई, हमने अपने मुल्क के लिए कहा था। जहां तक मदरसों का सवाल है, देखिए ये खामे एक नफरत फैलाने वाली चीज है। क्या मेरा एक सवाल है, क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, अपने मुल्क के कानून को नहीं मानते? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट टू माइनॉरिटी नहीं है कि हम अपने मदरसों को प्राइवेट चला सकें? क्या जरूरत है इस सर्वे की? मुझे एक जरूरत अगर बता दें। चलिए मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं असगर साहब, मैं बता देता हूं आपको, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मदरसों को पंजीकृत करने में क्या दिक्कत है? क्या तमाम स्कूल अगर पंजीकृत तो होते हैं तो इसमें कुछ गलत है? मदरसा भी तो स्कूल ही है ना। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है भाई? और कहां डिस्क्रिमिनेशन है बताइए? चलिए डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? पाठशालाओं को भी कराइए, आप पाठशालाओं को भी कराइए। आप बताइए, अभी इसी के साथ आपको ऐलान करना चाहिए। किसने कहा कि पाठशालाओं की पंजीकरण की बात नहीं हो रही है? जिसको रन करता है उसे भी कराइए। असगर साहब आप तो पेशे से वकील हैं, अरे साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, कोई ऐसी रिपोर्ट है आपके पास जो ये कहती है कि पंजीकृत नहीं होंगे कोई भी स्कूल? कोई ऐसी रिपोर्ट है आपके पास?
भाई आपत्ति क्या उठाने के आपके लिए पास ऐसी रिपोर्ट आपत्ति है कि उठाने जो के लिए आप नहीं नहीं इल्जाम लगा रहे मैं हैं सर मैं आप मदरसों आपत्ति के ऊपर? उठा रहे हैं, मैं सवाल मुझे पूछ रहा हूँ। एक वजह बता दीजिए, आप क्यों करा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, मैं तो आप मुझे इतनी एक सी वजह बता दीजिए, गुस्ताखी कर रहा हूँ कि आप आपसे सर्वे सवाल क्यों पूछ करा रहा हूँ और सवाल बड़ा सीधा सा है। भाई पंजीकृत करने में, सर्वे कराने में क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या दिक्कत है? कौन से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है? सर्वे कराना इनका काम नहीं है। सर्वे कराने में भी ये निशानदेही कर रहे हैं और इल्जाम लगाने, चूंकि इन्होंने अभी ये बातें कही हैं कि साहब हम इसलिए सर्वे करा रहे हैं कि कोई बाहर से आके चलिए मैं इसी बात पे अतिकुर रहमान साहब से बात कर लेता हूँ। रहमान साहब, सर्वे कराने में भी आपको राजनीति दिख रही है? ये बता दूं, ये आप अपनी इंटेलिजेंस की तरफ आप बिल्कुल, इसमें पूरी राजनीति है भाई उनका। अरे भाई मैं रहमान साहब से सवाल पूछ रहा हूँ साहब मैं रहमान साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। रहमान साहब आप ही बता दीजिए, क्या आपको इसमें राजनीति दिख रही है? क्या साइंटिफिक टेम्पर एंड एजुकेशन, जो कि हमारे ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है ना, साइंटिफिक टेम्पर एंड एजुकेशन टू बी इंस्टॉल्ड इन द चिल्ड्रन। अब इसको भी आप डिनाई करना चाहते हैं? रहमान साहब प्लीज। जी अजय भाई देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार हमारी बहुत ताकतवर होती है, उसके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का सर्वे करा सकते हैं। यहां पर वो लोग सर्वे का डिमांड कर रहे हैं 3 साल से 4 साल से, कभी इसको प्रैक्टिकली लेते नहीं हाथ में। जब कभी कोई इस तरह का छलावा क्रिएट करना होता है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और मदरसों के खिलाफ इल्जाम क्या लगाते हैं अजय भाई? देखिए, कभी टेररिज्म का इल्जाम लगाया जा रहा है, कभी उनके अंदर गैर कानूनी है, बिल्डिंग ऑथोराइज नहीं है, वो इल्जाम लगाया जा रहा है, कभी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई इसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन नहीं। तो ये एक चीज आप बताइए ना कि आप करना क्या चाहते हैं? अगर अवैध मदरसा है तो आपका मॉडर्नाइजेशन करना मदरसा नहीं, तो इससे पहले कि तारिक फतेह साहब जवाब दें, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपके सामने रख दूं। 4 अभी ऐसे मदरसे हैं जो असम में गिराए गए हैं, जो कि बिल्डिंग बायलॉज के पूरे खिलाफ थे। इसके साथ साथ उन 4 मदरसों में काम करने वाले टीचर्स जो थे, उनके संबंध आतंकी संगठन से थे, जिनकी जानकारी और पूछताछ और तमाम जो तफ्तीश है वो NIA कर रही है। क्या आपको लगता है इसके बाद भी सवाल नहीं उठने चाहिए? अजय जी थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा, एक छोटा कमेंट, क्योंकि ब्रेक जाना है, प्लीज बताइए सर। अजय जी, असगर जी आप बोलिए। यस असगर साहब। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अगर मैं आपकी बात को सही मान लूं, दोनों बातों को सही मान लूं, चलिए उसमें एक्टिविटीज भी हो रही है टेररिज्म की और अवैध निर्माण था, आप कौन होते हैं उसे गिराने वाले? आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। मैंने जो बातें कही पहले सुन तो लीजिए। बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन था जिसकी वजह से मदरसे गिराए गए। जाएंगे सरकार की तरफ से जो बात कही गई वो ये है कि बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन है, बच्चे उसमें बैठते हैं, इसलिए उन मदरसों के उन पोर्शंस को गिराया गया। क्या ये गलत है? आपकी स्क्रीन पे वो बिल्डिंग देखिए, आप वो गिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आप इंस्पेक्शन किए जाके, और महाराष्ट्र में कहा कैसी कैसी बिल्डिंगें खड़ी पायों के ऊपर, तो चलिए आप ही बताइए ना कौन कौन से बिल्डिंग्स खराब हैं, उनको गिरवाना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? आज इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक खास समुदाय और उसके भीतर कुछ ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है जो देश में असमंजस की स्थिति पैदा करते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मशहूर लेखक और जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब मौजूद हैं, अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, और असगर खान साहब जो कि पेशे से वकील हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले की बातचीत आगे बढ़ाएं, हम अभी बात कर रहे थे असम में मदरसों पर हुई सरकार की कार्रवाई को लेकर। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने इस कार्रवाई पर क्या बातें कही हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं सीधे चलता हूं तारिक फतेह साहब के पास। The fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. The fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. तो ये है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कथनी, जिसके आधार पर और उसके साथ साथ सरकार कार्रवाई के आधार पर हमने ये बात कही कि असम में 4 मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से इमारतों को बिल्डिंग बायलॉज के वायलेशन में पाया गया, बच्चों के लिए फिट नहीं पाया गया, इसलिए उस पोर्शंस पर कार्रवाई हुई, और इनमें से कुछ लोगों के तार आतंकी संगठनों से भी जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब,
मदरसों को लेकर देश में जबरदस्त राजनीति हो रही है। अब जो अभी हमने बातें दिखाई हैं उसके संदर्भ में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर मदरसे हमारे कब का हक है उन्हें, ये एतराज की हम जमीन पे बैठ के हमें कब होगा टेबल पे बैठ के इस तरह बाकी स्कूलों में पढ़ाया किया जाए। आपने कहा कि मतलब क्या कि अगर मदरसा जाना स्कूल जाना है तो टेबल, जब आप एक वे ऑफ एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम भी खराब तो उसमें क्या ज़हनी। एक दूसरी चीज आपने तकरीर बताई, हाँ हिटलर को जोड़ते हैं, मतलब लोगों को अंदाजा नहीं है किस चीज में किस चीज से पेश किया जाए। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को सपोजिड विक्टिमाइज से कंपेयर करें हॉलोकॉस्ट, यानी बिल्कुल कोई पैमाना नहीं है। आप जोड़ के रखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जहाँ आप सारे राइट्स हैं। वो वाहिद मेरा ख्याल है वर्ल्ड कंट्री है जब मुसलमान वोट डालते हैं। बाकी आप देख चाहिए पाकिस्तान, आपके अफगानिस्तान भी चाहिए, टर्की भी चाहिए, डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर। हिंदुस्तान में हम वोट जिसको अपोज करना होता है तो जबरदस्ती भी नहीं है कोई ऐसा है, उस पर टेंशन रहती है तो मैं ट्राई नहीं करता, लेकिन बजाय इसके तो खरीद लाने के उसको बढ़ावा तो नहीं देना। तो दिस इज वेरी डेंजरस। आप का नाम करके मुसलमानों का तो विक्टिम बता, दिस इज बिट अनफेयर। देखिए मेरा ख्याल है मुसलमानों में ही मुल्क है जहाँ एजुकेशन को प्राइम मिनिस्टर ने बसों के अंदर भी कुर्सियाँ ये सब स्टैब्लिश, दैट इज इज द कंट्री का जैसा भी है वो तरक्की कर रहा है। और तो प्राइम मिनिस्टर भी आप कल का दौरा कर कंट्री पहले पाकिस्तान से रहता था, अब वो पाकिस्तान। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम कि मुसलमान 12वीं सदी के 21वीं सदी में। चलिए, तारिक फतेह साहब की बात सामने रखी, उन्होंने बहुत खूबी से बात सामने रखी। रहमान साहब, 21वीं सदी का मुसलमान जो हिंदुस्तान में ले रहा है वो 18वीं सदी की सोच को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, गजवाए हिंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इस तरह की सोच है तो जाहिर सी बात है तकरार होगी, और जो तकरार दिख रही है वो यही है। नहीं अजय भाई, बहुत सारी बातें तो देखिए उनकी अधूरी कट रही हैं, अभी भी ऑडियो सही नहीं है। मगर मैं आदतन क्योंकि वाकिफ हूँ तारिक फतेह साहब की जो आइडियोलॉजी है हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर, लाख ये कोशिश करते रहते हैं हमेशा, लेकिन ये लाख कोशिश के बावजूद मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ टेररिज्म के तार जोड़ नहीं पाते हैं। इनको बॉर्डर क्रॉस ही करना पड़ता है, इस्लाम और टेररिज्म और टर्की और सऊदी और दुनिया भर की उन सब चीजों के साथ। ये कहाँ रहमान साहब, देखिए कितनी बातें निकल कर आई। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें कई बार कही हैं। देखिए कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात की चर्चा कर चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री की बातें हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। मदरसों के बारे में कई बार महाराष्ट्र से इस तरह की बातें निकल कर आई, कर्नाटक से इस तरह की बातें निकल कर आई। तो ये तमाम बातें क्यों हैं ऐसी? अजय जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल अजय जी, मैंने कहा जैसे कि देखिए मुसलमानों का योगदान भारत की तरक्की में पहले भी रहा है, अब भी है और हमेशा रहेगा। अगर आप एक समुदाय को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, अगर एक समुदाय को जो कि साचर कमेटी के हिसाब से बहुत पिछड़ी भी है उसको तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं, तो क्या उसको आप डेमोनाइज करेंगे? चलिए मैं इसी सवाल का जवाब देता हूं। तारिक फतेह साहब, क्या डिमोनाइज किया जा रहा है मुसलमानों को हिंदुस्तान में? तारिक फतेह साहब देखिए उनको डिमोनाइज खुद हमारे जो लीडर हैं वो कर रहे हैं, वरना अब तक जुलूस निकलना चाहिए था ये इस नारे के अगेंस्ट कि ये सब से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा।
आप देखिए कि कितने लोगों की गर्दनें काट दी हैं फ्रांस में, स्वीडन में, इंग्लैंड के अंदर 9/11 हो चुका है, अभी तो सितंबर 11 आने वाला है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तबलीगी जमात पे पाबंदी सऊदी अरेबिया में लग गई है। आखिर कोई तो ठीक बात कर रहा है कि ये क्यों हम जमात इस्लामी और तबलीगी जमात और इन सब पीछे पड़े हुए हैं? हमें कब चैन आएगा? तो हिंदुस्तान पे हुकूमत करें बस, तभी हमें खुशी नसीब होगी। हम बच्चों का नाम आज भी डेमोक्रेट देते हैं। अंदाजा लगाइए, जिसने हिंदुस्तान में कत्लेआम किया, मुसलमान अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखेंगे तो लोग तो क्या नाराज नहीं होंगे? सिख नाराज नहीं होंगे क्या? तो मैं तो बहुत वैलिड पॉइंट है आपका असगर साहब, जवाब दीजिए इसका। ऐसे लोगों के नाम हम अपने बच्चों के क्यों रखें जिनको हम कत्लेआम के साथ जानना चाहते हैं? बड़ी अजीब सी बात कह रहे हैं। वैसे तो मैं इन्हें मानता हूँ बहुत काबिल आदमी है, लेकिन बहुत अजीब सी बात कह रहे हैं कि साहब उनके नाम पर क्यों रखते हैं? क्या अगर किसी ने किसी का नाम किसी फिल्म एक्टर के नाम पे रख दिया तो वो हो गया, या किसी कत्लेआम के नाम पे रख दिया तो क्या उसका वो मॉडल हो गया? मुसलमानों में मॉडल तो मुसलमानों में कोई मॉडल नहीं है। मॉडल अच्छा चलिए, हमारे मॉडल अरे सुन लो बेहुदा आदमी, ये शैतानी बातें छोड़ो। प्लीज गलत बात असगर साहब, ये दूसरी बार आप ऐसी बात कर रहे हैं, प्लीज। गलत बात है, ये बीच में कर रहे हैं इनको। नहीं, मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन इस तरह की शब्दों के और शब्दावली का इस्तेमाल आप भारत 24 पर मत कीजिए। कहीं भी करना चाहें कीजिए, स्वतंत्र आप। जब बात कर रहे हैं, जब ये बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात है कि ये बीच में इंटरफियर ना करें। एक तो बात गलत कह रहे हैं, ऊपर से बीच में इंटरफियर कर। मैं इंटरफेयर कर रहा हूं साहब, वो नहीं कर रहे हैं आप। किसी को भी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। ये नहीं चाहते, मैं कह रहा हूं, मैं टिप्पणी कर रहा हूं, ये नहीं चाहते कि सही बात आओ। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। चलिए असगर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं अजय कुमार हूं, एक सेकंड सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए ना साहब। मेरा नाम अजय कुमार है, मेरे पुरखे, हम सब हिंदू हैं। आज तक किसी भी हिंदू का नाम आपने अजात शत्रु सुना है? अजात शत्रु किसी के बच्चे का नाम सुना है आज तक आपने? नहीं सुना होगा। जानते हैं क्यों? अजात शत्रु क्या मतलब हुआ? अजात शत्रु एक नाम है, एक राजा हुआ करता था हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा राजा था। लेकिन कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम अजात शत्रु नहीं रखता। क्यों नहीं रखता जानते हैं आप? क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजय भाई समझ गया, आप समझ गए? एक छोटी सी बात, समझ गया मैं आपकी बात। लेकिन इस देश में औरंगजेब रोड होगा। सुन लिए इसका जवाब। अरे सुन लिए, बोलिए। अरे सुन लिए आप मेरी बात अजय भाई जी। किसी मुसलमान का नाम यजीद सुना है आपने? यजीद, वो तो अपने आप को मारा ना। मुसलमान का नाम सुना है? ना यजीद ने तो इमाम हुसैन को मारा। अरे अपने आप को मारा। अरे सुनिए आप, मैं आपको कह रहा हूं, आप उससे भी बढ़ के हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, बताइए। वो नहीं हो सकता। अब आप ये कह के इन्होंने क्या कहा? अफजल नाम क्यों रख दिया? अफजल तो साहब पार्लियामेंट के उस केस में था, उसको फांसी हुई थी, अफजल नाम क्यों रख दिया? ये बात है? अफजल की मीनिंग है। कितनी गलत बात। हमारे मॉडल इन्होंने अभी क्या कहा? नहीं बना सकते। और इस्लाम में, मुसलमानों में कोई उसमें मॉडल नहीं है। हमारे मॉडल हमारे नबी हैं, रसूल पाक हैं। हमारे नाम मोहम्मद होगा क्या? ये एक दूसरे को, आप किसी को कोई क्या? अच्छा चलिए, तारिक फतेह साहब को सुनते हैं। एक मिनट असगर साहब प्लीज जरा होल्ड कीजिएगा। फतेह साहब की बात सुनते हैं प्लीज। आपने अपनी बात रख ली, फतेह साहब प्लीज। तारिक फतेह साहब बोलिए। देखिए, ईरान के अंदर तमाम मुसलमानों के नाम ईरानी हैं। तुर्क में एर्दोगान नाम है, इंडोनेशिया में नरिंदर तक नाम है। ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी नाम कोई नहीं रखेगा, अरबी और ईरानी नाम रखेंगे। मुझे आप बताइए अजय नाम का मुसलमान क्यों नहीं है यहाँ? मुझे आप बताइए कि अशोक नाम का मुसलमान क्यों नहीं है इंडिया के मुसलमानों में? आप औरंगजेब रखते हैं, आप बाबर रखते हैं बच्चे का नाम, आप रखते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हिंदुस्तान पे हमला करके राजा दाहिर की बेटियों को अगवा किया। आप उसको हीरो मानते हैं? आप अपने बच्चे, अरे भाई आप छोड़ो मेरी बात। रामकिशन रखो, कौन मना कर रहा है? रखूंगा, आप अपने क्यों नहीं बच्चों का रखूंगा? नाम रामकिशन रखो। रखूंगा, हिंदुस्तानी हूँ मैं, लुटेरों के साथ नहीं आया यहाँ। भैया आप
अरे आप तो फतवा लगा, खुद लुटेरे हो, आपने अभी कहा, लुटेरे हो, मेरी बात भगोड़े सुने हो, भगेड़ो भाई, हो, देखो, गद्दार हो अपने मुल्क के, घटना तुम अभी तुम्हारी जवाब भी नहीं किस्मत दे में। सकते कि तुम तुम कौन हो, मदरसे के मुसलमान हो पढ़े या हुए हो, पाकिस्तानी तुम्हारी हो, घटना तुम जबान है, लुटेरे भी that is no हो, escape। गद्दार भी हो, भगोड़ो भी हो। अरे भैया, जो जान अपने लो। मुल्क का नहीं हो असगर सका, साहब, यार वो असगर दूसरे साहब, के मुल्क का क्या हम बड़ी होगा? तहजीब से बात करते हैं। मैं एक बार फिर तीसरी बार आपको जो कह रहा अपने हूँ, मुल्क का कृपा हुआ, करके हर व्यक्ति दूसरे को के मुल्क बोलने का दिया होगा। कीजिए। हम ये तो बहस करने का हिंदुस्तानी तरीका हैं, नहीं होता। हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके बात सुनिए। असगर साहब, भाई ऐसा है, असगर साहब की आवाज जरा कम कर देते हैं। असगर साहब बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। बात सारी ये है कि इस्लाम के अंदर कहीं पे नहीं ये कहा गया कि आप अपने नाम तब्दील करके अरबी नाम रखें, वरना एर्दोगान का नाम एर्दोगान नहीं होता, खुमैनी का नाम खुमैनी नहीं होता, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरिंदर नहीं होता, वहां की एयरलाइन गरुदा नहीं होती। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ठेका लिया कि सिवाय हिंदुस्तान के हर वो इलाका जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया उस पे आप नाम रख रहे हैं बच्चों का। औरंगजेब रोड, आप बताइए, शहरों का नाम औरंगाबाद है। आप जिन लोगों ने तबाही मचाई हिंदुस्तान में, आप पुरानी दिल्ली के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की किताबें छापते हैं। आप क्या नहीं कहते कि हिंदुत्व क्या चीज है? क्या हिंदुस्तान पे हिंद का मतलब है तमाम हिंदुओं को खत्म करना और तमाम हिंदू टेंपल तोड़ने? क्या ये गज़वा हिंद में नहीं लिखा? क्या आप गज़वा हिंद को नहीं आगे बढ़ाते? क्यों झूठ बोलते हैं आगे टीवी के ऊपर? चलिए, मैं इसका छोटा जवाब ले रहा हूं। रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, प्लीज छोटा जवाब दें, फिर अगले मसले पर चलते हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आप सुन पा रहे। देखिए, गज़वाए हिंद हमेशा से अलापते रहते हैं तारिक फतेह जी। गज़वाए हिंद कोई कुरानिक कॉन्सेप्ट नहीं है और गज़वाए हिंद का कोई रेलेवेंस नहीं है। इसलिए रेलेवेंस नहीं है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के सामने जब हिंदुस्तान की बात आती थी तो प्रॉफिट मोहम्मद ये कहा करते थे, हजरत अली भी ये कहा करते थे, हिंदुस्तान की तरफ से हमको ठंडी हवाएं आती है। गज़वाए हिंद वहां पर रद्द हो जाता है। दूसरी बात, नाम रखने की है, इसकी कोई अजय जी गारंटी नहीं है कि अगर औरंगजेब किसी का नाम होगा तो वो कत्लो गारत हमेशा करेगा। औरंगजेब नाम रख के भी लोग अच्छे हो सकते हैं और बहुत अच्छे नाम रख के भी लोग खराब हो सकते हैं। आपको प्यार होगा तो आप रखेंगे, संविधान आप की हमारी औरंगजेब से प्यार करेंगे तो रखेंगे। फैमिलीज और पेरेंट्स को उनकी छूट है, वो उनके हिसाब से जो खाएं, जो पहने, जो करें, जैसा नाम अपने बच्चों का रहे, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। अभी बातचीत सिर्फ रहमान साहब और फतेह साहब के बीच में। जी बिल्कुल, प्लीज। आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं। किसी को आप आबादा नहीं कर सकते कि आप ये नाम रखें, ये नाम नहीं रखें। वो उनका पर्सनल डोमेन है, इंडिविजुअल लिबर्टी है। एब्सोल्युटली, आप हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पिछले 800 साल के अंदर क्या ये मुमकिन नहीं था कि शम्स के बजाय सूरज रखा जाए नाम किसी का? क्यों आप पाबंद करना चाहते हैं साहब? अरे मैं आपकी करना चाहता, मैं बता रहा हूँ, आपकी संस्कृति मिलीजुली संस्कृति अरे है। आपकी हिंदुस्तान से दुश्मनी बता रहा हूँ। हिंदुस्तान की मिलीजुली संस्कृति, मैं आपको हिंदुस्तान में दुश्मनी आपको बता रहा हूँ। थ्रेट परसेप्शन क्यों लेते हैं उसको? अरे आपको हिंदुस्तान से दुश्मनी है। अरे दोनों आपने पाकिस्तान बनाया ना जनाब, आपने पार्टीशन किया ना। गंगा जमनी तहजीब हमको प्यारी है, आपको ये क्या कहाँ कहती है गंगा जमनी तहजीब? आपने इलाहाबाद की शहर का नाम वाली बात ना करें आप, इलाहाबाद शहर का नाम करें आप। अगर आप करते अच्छा लगता है, सुभान अल्लाह। अच्छा रहमान साहब आपने अपनी बात रखी, जरा फतेह साहब की बात सुन लेते हैं। एक एक करके बात करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बहस हो सकती है। जी फतेह साहब प्लीज। हिंदुओं के सबसे मुबारक शहर का नाम प्रयागराज था, इन्होंने कई सौ साल उसका नाम इलाहाबाद रखा और चुप करके लोग बर्दाश्त करते रहे। ये अब जाके नाम बदला। संविधान जिंदाबाद, तारिक फतेह जी, संविधान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, हमारी गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद। आप इल्जाम लगाइए, आप तहमत लगाइए, आप पाबंदियां लगाइए, आपको बता रहा हूँ, आपके फोर्स का इस्तेमाल करिए। फतेह साहब एक मिनट जरा सुन लेते हैं रहमान साहब क्या कह रहे हैं, आपको जवाब देने में आसानी होगी। जी रहमान साहब प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए संक्षेप में। फतेह साहब आपका जवाब दे रहे हैं, प्लीज बोलिए साहब। तारिक फतेह जी,
आप संविधान को अगर नहीं मानते होंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान के हाथ में एक संविधान है और एक तिरंगा है। कुरान हमारे सीनों में बसा हुआ है, हमारे सर पर है, और हम अपनी मस्जिद के अंदर अपनी इबादत गाह को पसंद करते हैं। आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, गंगा जमनी तहजीब को आप बिखेर नहीं पाएंगे। चलिए एक छोटा जवाब फतेह साहब के साथ। फतेह साहब छोटा जवाब, फिर मैं एक नया वीडियो दिखा रहा हूं, चर्चा उस पर करेंगे। फतेह साहब का जवाब। बिल्कुल बताऊंगा। इन्होंने कई सौ साल प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा। ये वही बात थी कि आप मक्के का नाम रामगढ़ रख लीजिए। दूसरी बात मैं बताऊं, इनको औरंगजेब रोड से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनको दिल्ली की मेन सड़क पे राज करते थे कि औरंगजेब रोड। मैंने आके पर्सनली उसका नाम हटवाया। जहर घोलने की बात कर रहे हैं ना, जहर नहीं है, नफरत जहर फैला आप रहे बोलते हैं। हैं। आप जो टीवी पे communities कुछ और को कहते आप हैं लड़ाना और चाहते मस्जिद में हैं। कुछ और कहते हैं। आप मुझे बताइए काफिर का मतलब क्या है? आप काफिर क्यों कहते हैं लोगों को, हिंदुओं को? जिंदाबाद है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? जिंदाबाद अरे क्यों है। झूठ बोलते हो यार? तिरंगा जिंदाबाद है। अरे चलिए जाने दे, किसको चलिए बेवकूफ हम सब बनाइए। जानते हैं तिरंगा जिंदाबाद है और ये हमेशा रहेगा और तिरंगा आबाद भी रहेगा। लेकिन मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं अभी, और ये वीडियो देखिएगा जरा प्लीज। ये वीडियो लखनऊ का है और ये वीडियो एक मॉल का है जहां पर कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे और उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आमतौर पर इस तरह का वीडियो चर्चा में नहीं आता, लेकिन इसे हम चर्चा में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि फतेह साहब हम समझना चाहते हैं आखिरकार ये क्या मसला है। शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ने की मजबूरी है क्या? अगर वहाँ पर नमाज पढ़नी है तो अलग जगह होती है। नमाज तो बहुत पाक चीज़ होती है। उसको लेकर इस तरीके से प्रदर्शन करना अपने धर्म के प्रति मान है या अपमान है? तारिक फतेह साहब। अपनी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करना कि हम हैं, तुम जो कर सकते हो कर लो। ये वेस्ट के अंदर भी हो रहा है। ये जिस तरह सड़कें रोक के नमाज पढ़ी जाती हैं, पेरिस में भी होता है, दिल्ली में भी मैंने देखा। चुप करके लोग खड़े रहते हैं, मस्जिद सामने है लेकिन सड़क रोक के जुम्मे की नमाज हो रही होती है। क्या वजह है? ये अपना जमहूरियत में इस्तेमाल करके अपना रोब दिखाना चाहते हैं कि हमें को हटा नहीं सकता, जो करना कर लो। इतना नुकसान मुसलमानों का कर रहे हैं ये लोग अपनी बढ़ाई चढ़ाई दिखा के कि नॉर्मल जिंदगी खराब हो गई है। अफ्रीका में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, हर जगह लोग सस्पेक्ट करते हैं कि मुसलमान आ गया, पता नहीं क्या कर देगा। और आप यहाँ हिंदुओं के मुंह पे ठेंगा दिखाने के लिए उनके मॉल में नमाजें पढ़ रहे हैं। आपको मस्जिद नहीं नजर आई थी? आप सच बताइए, क्या अल्लाह ताला ने नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि मन में पढ़ लो नमाज, कुर्सी जहां बैठे हो वहां पढ़ लो नमाज? आप हवाई जहाज के अंदर जानमाज बिछा के नमाजें पढ़ते हैं, जबकि पूरी परमिशन है कि हवाई जहाज में जिस कुर्सी पे बैठे हो वहीं नमाज पढ़ लो। लेकिन आपको दिखाना होता कि देखो मुसलमान आ गया, अब तुम खौफ में बैठो, हम बम फोड़ देंगे। आपका इसके अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा पिछले रहमान 100 साहब, साल में। अतिकुर रहमान साहब, क्या ये डराने की साजिश है? क्योंकि देखिए समाज का एक बड़ा तबका है जो ये मानने लगा है, जिसके दिल में ये बात घर करने लगी है और ये बहुत खराब है हमारे देश के लिए। अतिकुर रहमान साहब। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को शायरी हंसाया कर लें जाए। बस, चुभी शेर ना, शायरी करें बस, चुभी ना, यही है उर्दू का कमाल। चुभी ना, शेर शायरी। मतलब समझाइए, मतलब समझाइए। अरे अरे ताइया, मतलब पूछिए, उर्दू का मतलब खेल पूछिए, किसी और से चुप सुनाइए। गई बात, ये चुप गई साहब। जाने दे भाई, मेरी चुप जबान गई पंजाबी बात है, आपको अजय मेरी जी आपकी देखिए उर्दू जबान कैसे- नहीं है। कैसे ये उर्दू पढ़ा रहे से- हैं आप, देख लीजिए इनको। उर्दू इज एन घर इंग्लिश से लैंग्वेज। मस्जिद है बहुत दूर, चलो क्या यूं कर जाने ले, से बात करो, किसी ये जो रोते आपकी हुए आंखों में बच्चे हरारत को नजर आ रही हंसाया है ना, जाए। हम ये तो इसके घटियापना तो कायल दिखा हैं रहे हैं फतेह आप, साहब। उसको नजर आ रहा है। आप कोशिश कर कोई लीजिए बात मुसलमानों नहीं, को इनका नजर तोड़ने आ रहा है। की। ये आप दाढ़ी में कोशिश कर सब लीजिए नजर हिंदू आ रहा है। मुसलमानों को लड़ाने की, नहीं हाय हाय हाय, कामयाब हो ये पाएंगे। निकालो हार मौलाना, गए आप। निकालो हार गए साहब, आज आप हार गए। बात है जानो, बेवकूफ आज बना रहे हैं फतेह हो आप। गई, आज फतेह चलिए। हो गई तारीख फतेह साहब। होगी आप दोनों की बहस बड़ी रोचक रही, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हम कुल मिलाकर जो भी कहें, हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का तारीख मुस्तबिल रहे और हम बहुत ही नेक इरादों के साथ हिंदुस्तान को लेकर आगे चलें। लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के कुछ एक तबके हैं
जिनकी सोच थोड़ी सी संकुचित हो गई है, उनके बारे में तो विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तत्व ही हिंदुस्तान में लोगों को बरगलाने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, तकरीर अच्छी रही, बातचीत अच्छी रही, लेकिन सरमाया एक ही निकलता है साहब। अगर हिंदुस्तान को एक रखना है तो हम सबको मिलकर अपने देश के लिए, अपने इस मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। नहीं तो बाहरी ताकतें हमें बिल्कुल विक्षिप्त करती दिखेंगी, जो कि हम में से किसी के लिए अच्छा नहीं।